गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज के टाइम में हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको हल्का फुल्का भी कुछ भी महसूस हो रहा है तो आप पूरा का पूरा रेस्ट लो और खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने पिछले लेक्चर में छोड़ा हुआ था। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा हुआ था? पिछले लेक्चर में हम फर्टिलाइज़र्स के बारे में बेसिकली पढ़ रहे थे। फर्टिलाइज़र्स में हमने तीन चार तरह के फर्टिलाइज़र्स का एग्जांपल भी देखा था। चूँकि ये केमिकल से मिलकर बना हुआ होता है तो इसलिए इनको हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स बोलते हैं। उसके बाद में इनका नुकसान क्या था? इसकी वजह से इसका ओवर यूज़ जो है मिट्टी की फर्टिलिटी को घटा देता है, या इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आ सकता है कि मिट्टी की फर्टिलिटी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, ये भी हो सकता है। और दूसरा, ये वाटर पोल्यूशन भी करता है। तो अगर किसी ने पूछा कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स का नुकसान क्या क्या है, तो आपको ये दोनों पॉइंट रखने पड़ेंगे। फिर किसी ने पूछा कि अच्छा, ये जो नुकसान है, ये जो मिट्टी को नुकसान हो रहा है, खेत को नुकसान हो रहा है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला तो हम पूरा का पूरा केमिकल फर्टिलाइज़र्स को रिप्लेस करते हैं मैन्योर से, लेकिन हमें पता है कि मैन्योर उतना यील्ड देता नहीं है, मैन्योर से उतना ज़्यादा पैदावार नहीं होगी। तो दूसरा ऑप्शन तो फिर वही बचा कि हमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स ही डालना पड़ेगा। तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स डालें और फिर भी खेत की फर्टिलिटी पे ज़्यादा असर ना पड़े, उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हर दो क्रॉप के बीच में अच्छा खासा गैप देना चाहिए। खेत को वैसे ही छोड़ दिया जाए, उसको अपने नेचुरल स्टेट में छोड़ दिया जाए, ताकि उसके अंदर जो भी तरह का नुकसान हुआ है वो अपने आप धीरे धीरे करके रिकवर करना स्टार्ट कर दे या रिकवर कर ले। अब आगे बढ़ते हैं। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। तो फर्टिलाइज़र जो होते हैं उन वो जो है वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को नहीं बढ़ा पाता, वो इवेंचुअली रिड्यूस ही करता है। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल होता क्या है? जो सॉइल होता है वो अपने पास में पानी को कितनी देर तक रख सकता है, एब्जॉर्ब करके रख सकता है, इसी को बोलते हैं वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। अगर बलुई मिट्टी की बात करें, सैंडी सॉइल की बात करें, तो आपने देखा होगा जहाँ पे भी सैंडी सॉइल होता है, बारिश होती है, कितना भी बारिश हो जाए, बारिश होने के कुछ देर के बाद में वो सॉइल पूरी तरीके से सूख जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो सॉइल है, उस सॉइल की कैपेसिटी ही नहीं कि वो वाटर को बहुत देर तक होल्ड कर सके। तो इस तरह के सॉइल बहुत अच्छे सॉइल नहीं होते हैं और इनमें फर्टिलिटी नहीं हो पाती ढंग से। और इन द सेम मैनर ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो भी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को बढ़ा नहीं पाते किसी भी तरह की मिट्टी की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अगर बढ़ानी है तो उसमें हमें क्या मिलाना पड़ेगा? मैन्योर्स मिलाना पड़ेगा। मैन्योर्स मिलाने से क्या क्या होता है? एक तो सॉइल का टेक्सचर बढ़ेगा, अच्छा होगा, और ऊपर से वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी उसकी बढ़ेगी। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स की जो कमी हुई थी खेत में, किसकी वजह से? जो फसल उगाया जा रहा था उस फसल में जो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल हुआ, वो न्यूट्रिएंट्स का जो कमी हुआ, उसमें जो कमी आई, वो कैसे कंपनसेट होगा? वो कंपनसेट होगा मैन्योर्स से। केमिकल फर्टिलाइजर सिर्फ और सिर्फ एडिशनल न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं, लेकिन उसका कुछ नुकसान भी होता है, जैसे वो वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं। दूसरा, वो खेत की फर्टिलिटी को घटा देते हैं। उसमें जो है वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को घटा देना भी एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज़ थ्रू क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन भी एक तरीका है जिससे रिप्लेनिश किया जा सकता है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है? दिस कैन बी डन बाई ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली। मतलब अगर इस बार आपने गेहूँ बोया तो अगले सीज़न में आपको धान बोना है, तो इसी को क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन। मतलब सेम तरह के फसल को बार बार बोने से उसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं वो धीरे धीरे घटती ही चली जाती हैं। डिफरेंट क्रॉप्स होंगे तो डिफरेंट न्यूट्रिशनल नीड्स होंगे, तो उसी की वजह से ही बैलेंस आ पाता है। बैलेंस लाने के लिए, न्यूट्रिएंट रिच बनाने के लिए सॉइल को क्रॉप रोटेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की जो कमी थी उसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया कि
फर्टिलाइज़र्स हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है, लेकिन फर्टिलाइज़र्स तो सिर्फ और सिर्फ एडिशनल उसमें न्यूट्रिएंट्स देता है, वो सिंगल टाइप के न्यूट्रिएंट रिच होता है, तो वो तो अच्छा खासा काम नहीं कर पाता है। उसी जगह पे हम पहली बात तो मैन्योर लगा सकते हैं, मैन्योर यूज़ कर सकते हैं। मैन्योर जो है टेक्सचर भी बढ़ाता है, ऊपर से वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी बढ़ाता है सॉइल के। दूसरा, अगर हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर भी रहे हैं तो फर्टिलाइज़र्स जब हम यूज़ कर ही रहे हैं तो जो दो क्रॉप्स के बीच में अच्छा खासा आप गैप छोड़ दो, उसको वैसे ही खेत को छोड़ दो फसल को काटने के बाद में, उसके बाद दूसरी फसल बो, मतलब दो फसल के बीच में अच्छा खासा गैप होना चाहिए। तीसरा तरीका क्या है? क्रॉप रोटेशन। अगर इस बार आपने गेहूँ बोया तो अगली बार आपको धान बोना चाहिए, उसके अगली बार हो सकता कुछ और आप बो सकते हो। तो ये तीसरा तरीका हो गया। अर्लियर farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. लेग्यूम्स को फॉडर की तरह यूज़ करते हैं। फॉडर मतलब चारा, ठीक है। लेग्यूम्स क्या होती हैं? दालें। तो एक सीज़न में नॉर्थ इंडिया के किसान एक सीज़न में दालें लगाते थे और दूसरे सीज़न में गेहूँ लगाते थे। इससे ये क्रॉप रोटेशन का अच्छा खासा एग्जाम्पल था। दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। तो ये क्रॉप रोटेशन का फ़ायदा क्या हुआ? इससे नाइट्रोजन की जो कमी आई थी वो बैलेंस हो पाया। नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में सॉइल में पहुंचता है? नाइट्रेट के फॉर्म में। ये भी हमें याद होना चाहिए। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। तो फार्मर्स को ये बार बार बताया जाता है, इनकरेज किया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी पॉलिसीज़ आती हैं कि क्रॉप रोटेशन करना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को आगाह भी किया जाता है। बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर से किसानों के लिए किसी भी तरह की अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हो कि ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, इस तरह के खेत में कौन कौन से तरह के केमिकल्स डालने चाहिए, कौन कौन से तरह के अनाज आते हैं, कौन कौन से तरह के ग्रेन्स अच्छे होते हैं, कौन से ग्रेन सबसे ज़्यादा यील्ड देते हैं। ये सारी चीज़ें आपको वो हेल्पलाइन नंबर पे मिल जाता है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में अगर आपको याद नहीं हो तो मैं आपको वापस से रिकॉल करा देता हूँ। तो राइजोबियम बैक्टीरिया एक ऐसे तरह के बैक्टीरिया थे जिनकी खास बात ये थी कि ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को अंदर लेते थे और इसको नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। और वो नाइट्रेट कौन यूज़ करता था? ये जनरली जो लेगूम्स होते थे, दालें होती थी, उन दालों की जड़ों के पास में ये राइजोबियम्स पाए जाते थे। जनरली चना हो गया या फिर मूंग की दाल हो गई, इस तरह की दालों के आसपास में ये राइजोबियम बैक्टीरिया होते थे। तो राइजोबियम बैक्टीरिया उनको नाइट्रेट दे देते थे, उसके बदले में वो जो लेगूम्स होते थे वो इनको फूड प्रिपेयर करके दे देते थे। और इस तरह के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते थे? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये सारी चीज़ें आई होप अब वापस से आपको रिकॉल हो गया होगा, वापस से याद आ रहा होगा। These are present in the nodules of roots of leguminous plants. They fix atmospheric nitrogen. तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया हैं इनका काम क्या है? ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है। नाइट्रोजन कितना खेत में होना चाहिए, फील्ड में होना चाहिए, उसको इंश्योर करते हैं। मतलब खेत में अगर कमी हो रही है नाइट्रोजन की तो वो उस कमी को पूरी करते हैं। कैसे पूरी करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो अंदर लेते हैं और बाहर क्या प्रोड्यूस करते हैं? नाइट्रेट के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं उस नाइट्रोजन को, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद एक टेबल आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। इस पर बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। ये सारे डिफरेंसेस हमने पढ़े हुए हैं, बस उसको एक टेबल के फॉर्म में, एक चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसने। द फर्स्ट पॉइंट कह रहा है फर्टिलाइजर इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट मतलब एक ऐसे केमिकल्स हैं जो कि इंसान बनाते हैं, लैब में इनको प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरा, वही मैन्योर के कॉलम में क्या कह रहा है? मैन्योर इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यूज। तो कैटल डंग मतलब जो भी हमारे घरों में मवेशी होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनके गोबर वगैरह से के सड़ने से जो चीज़ बनती है या फिर प्लांट्स के सड़ने से जो चीज़ें बनती हैं उसी को बोलते हैं मैन्योर, ठीक है। ये पूरी तरीके से नेचुरल सब्सटेंस है। दूसरे पॉइंट में फर्टिलाइज़र में क्या कहता है? फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइज़र्स को फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। क्योंकि फर्टिलाइज़र पे जो रिसर्च हुआ था वो एक किसी लैब में हुआ होगा
लेकिन प्रोडक्शन तो लैब में नहीं हो सकता, प्रोडक्शन के लिए तो उसको फैक्ट्री में ही डालना पड़ेगा उस टेक्नोलॉजी को। लेकिन मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड में ऐसे ही प्रिपेयर किया जा सकता है इसको। थर्ड पॉइंट इज फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी हमस टू द सॉइल। हमस मतलब एक तरीके से नमी। मैन्योर्स प्रोवाइड ए लॉट ऑफ हमस टू द सॉइल। हमस क्या होता है? वही वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, ऐसे बोल सकते हो आप उसको। फोर्थ पॉइंट इज फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। NPK आपको याद होगा ना, फर्टिलाइजर्स जो है वो NPK में बहुत ज़्यादा रिच होता है। ये तीनों इनको बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये तीनों आपको वर्ड्स याद रखने हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। तो NPK इसको बोलते हैं। पोटेशियम का फॉर्मूला क्या था? K। हमने ये चीज़ पहले से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस, आई होप ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। वैसे याद करने की तो ज़रूरत है नहीं, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। आज बस इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहें और जो भी क्वेश्चंस वगैरह आपको मिल रहे हैं वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते रहें। और अगर कहीं पे भी किसी को कोई डाउट होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, कैसे भी करो, लेकिन आपको बस सीखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बाय।